हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों ये वीडियो आप ही लोग की तर्ज के ऊपर ये मैंने वीडियो बनाया हुआ है। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम वीडियो पोस्ट किया था कि हाउ टू स्विच जॉब फ्रॉम क्वालिटी टू डिज़ाइन। जो लोग क्वालिटी में पहले से जॉब करते हैं वो डिज़ाइन में स्विच करना चाहते हैं, तो क्या क्या तरीके हैं और किस तरीके से वो जॉब पा सकते हैं डिज़ाइन में और क्या स्किल की रिक्वायरमेंट होगी। तो उसी के बेसिस पे मैंने ये वीडियो बनाया है कि हाउ टू स्विच जॉब फ्रॉम प्रोडक्शन इंजीनियरिंग टू डिज़ाइन इंजीनियरिंग। मतलब कि अगर आप प्रोडक्शन में पहले से जॉब करते हो और आप स्विच करना चाहते हो डिज़ाइन में, जो भी कारण हो, कारण के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे क्या रीजंस हैं और किस तरीके से आप स्विच कर सकते हो, क्या क्या पैरामीटर्स हैं, क्या क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी, उन सारी चीज़ों के इस बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। दोस्तों हर एक पॉइंट के ऊपर डिस्क्राइब करेंगे। तो बिना देर करते हुए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डिज़ाइन टू फ्यूचर। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि कैसे हम जॉब स्विच कर सकते हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से डिज़ाइन इंजीनियरिंग में। तो दोस्तों पहले तो बात ये आती है कि हमें जॉब स्विच करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्या ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें जॉब स्विच करनी पड़ जाती है प्रोडक्शन से डिज़ाइन में। तो दोस्तों हम 4-5 ऐसे पैरामीटर्स के बारे में बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। पहली बात तो ये दोस्तों कि प्रोडक्शन की बात हम जब करें तो प्रोडक्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखने के लिए हैं, लेकिन प्रोडक्शन के अंदर भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आगे चल के आपके ग्रोथ को रोक देती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें डिज़ाइन में हैं जो आपके करियर को अनलिमिटेड टाइम तक बढ़ाती रहती हैं, चाहे वो स्किल्स के मैटर में हो, चाहे डिज़ाइन नॉलेज के मैटर में हो, चाहे सैलरी के मैटर में हो, चाहे पोजीशन के मैटर में हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों वो पहला पैरामीटर कौन सा है जिस वजह से आप चेंज करना चाहते हो। तो सबसे बड़ी बात आती है दोस्तों वर्क इन्वायरमेंट, वर्क कल्चर। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात होती है कि वर्क कल्चर कैसा होता है। देखो प्रोडक्शन भी और डिज़ाइन भी दोनों ही मैकेनिकल के ही पार्ट हैं, लेकिन प्रोडक्शन में होता क्या है कि आपको अपने हाथ काले करने पड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, होता क्या है कि प्रोडक्शन में जैसे आप कोई मशीनिंग फैब्रिकेशन वर्क पे काम करते हो, या फिर कोई ऐसी मशीनिंग वर्क पे काम करते हो, या फिर कोई कास्टिंग प्रोसेस पे काम करते हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको जो भी प्रोसेस चल रहा है वहाँ पे आपको भी अपना हाथ लगाना ही पड़ता है। क्योंकि सपोज़ करो कि आप भले कितने भी हाई लेवल के इंजीनियर बन गए हो, लेकिन प्रोडक्शन में जब आप जॉब करते हो और कोई फॉल्ट होता है तो आपको ही देखना पड़ता है। आपके जूनियर आपको ही रिस्पॉन्ड करेंगे, आपको ही बताएंगे कि सर इस प्रोसेस में ये दिक्कत आ रही है, एक बार आप चेक करें। तो फिर आपको देखना पड़ता है, आपको अपने हाथ काले करने पड़ते हैं। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि वहाँ पे हमेशा नॉइज़ प्रोड्यूस रहेगा, चाहे कोई सा भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो। जैसे आप फैब्रिकेशन का प्रोसेस ले लो, चाहे मशीनिंग का प्रोसेस ले लो, चाहे कास्टिंग का ले लो, चाहे कोई भी अदर प्रोडक्शन में या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ले लो मैकेनिकल के अंदर, वहाँ पे हमेशा नॉइज़ मिलेगा उस प्लांट के अंदर। तीसरी बात ये है दोस्तों कि हमेशा आपको इधर उधर भटकते रहना पड़ेगा, कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे। आप वहाँ पे बैठ के काम नहीं कर सकते। जैसा कि डिज़ाइन में क्या होता है कि आपको एक जगह सिटिंग जॉब मिलती है, आप वहाँ पे अपने कंप्यूटर पे अपने लैपटॉप पे बैठ के आपको काम करना होता है वहाँ। जबकि प्रोडक्शन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको बैठने के तो आपको मिलेगा ही नहीं। बहुत कम ही ऐसे रेयर केस होंगे जहाँ पे आपको बैठने को मिलेगा, अदरवाइज़ आपको इधर उधर काम के तौर पे आपको कहीं ना कहीं जाते रहना पड़ेगा, कभी इस मशीन के ऊपर कभी उस मशीन के ऊपर। तो ये एक बड़ा मैटर करता है। अब हम दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो है हमारा वर्किंग आवर एंड शिफ्ट। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत बड़ा मैटर करता है। वर्किंग और शिफ्ट में क्या होता है दोस्तों कि इसमें 24/7 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स काम करते हैं। यहाँ पे आपके शिफ्ट कभी डे शिफ्ट होती है, कभी नाइट शिफ्ट होती है, कभी इवनिंग शिफ्ट होती है, तो वहाँ पे रोटेट होते रहते हैं। तो आपका खुद का पर्सनल लाइफ का एक इन्वायरमेंट सेट नहीं कर पाते हो आप कि कब आपको सोना है, कब खाना है, कब उठना है, कब बैठना है, या कब आपको अपना पर्सनल काम करना है। तो वहाँ पे ये रूटीन बहुत डिस्टर्बेंस होती है प्रोडक्शन के अंदर। ये बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से लोग स्विच करना चाहते हैं। जबकि डिज़ाइन में ऐसा कुछ नहीं है, आपके 8 आवर्स फिक्स होंगे, 10 से 6 बजे तक आपको इतने में ही काम करने पड़ेंगे। या फिर अगर आप किसी अदर कंट्री के लिए काम करते हो तो उनके आवर्स के हिसाब से हमेशा पूरे साल उनके आवर्स के हिसाब से काम करने पड़ेंगे, चाहे डे शिफ्ट हो चाहे नाइट शिफ्ट हो। अब हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट जो है लिमिटेड ग्रोथ। जी हाँ दोस्तों, प्रोडक्शन में क्या होता है, सीखने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर ऐसा फ्रेशर आप कहीं पे जाते हो, लेकिन एक टाइम के बाद जब आपको 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप सारी चीज़ें सीख लेते हो, तो फिर ग्रोथ लिमिटेड हो जाता है। क्योंकि वहाँ पे प्री डिफाइंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं,
उन्हीं के बारे में आपको बताई जाती है और वो प्रोसेस सालों साल चलते रहते हैं, जिसकी वजह से आप नई चीज़ें अडॉप्ट नहीं कर पाते हो। अगर मार्केट में कोई नई चीज़ें हैं तो कंपनी उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं करती है, तो वहाँ पे ग्रोथ आपका लिमिटेड हो जाता है। जबकि डिज़ाइन में ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे आपको क्या होगा कि आपको डेली नई चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में नई चीज़ें डिजिटल वे में आती हैं, नई चीज़ें टेक्नोलॉजी में अपडेट होती हैं, तो आपको सीखना ही पड़ता है। अगर आप नहीं सीखोगे तो फिर आप खुद को डिग्रेड कर पाओगे। तो डिज़ाइन में ये एक बेनिफिट है कि हमेशा डेली आप नई चीज़ों को सीखते रहते हो। अब हम फोर्थ पॉइंट के ऊपर आते हैं, जो हमारा सैलरी ग्रोथ। ये भी बहुत मैटर करता है दोस्तों, जिसकी वजह से लोग चेंज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सैलरी की बात करें तो प्रोडक्शन के अंदर बहुत ही स्लो ग्रोथ होता है सैलरी के मैटर में। अगर आप एज अ फ्रेशर भी कहीं पे लगते हो तो स्टार्टिंग की सैलरी भी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से लोग अवॉइड करते हैं। जबकि डिज़ाइन में भी आप जाते हो तो वहाँ पे स्टार्टिंग की सैलरी इतनी कम नहीं होती है कि प्रोडक्शन से कम हो। हमेशा आपको प्रोडक्शन या क्वालिटी डिपार्टमेंट से आपको ज़्यादा ही मिलेगा। अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें, जैसे आपको 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो प्रोडक्शन के अंदर एज ए एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, ऑन एन एवरेज जो मैंने देखा है वो आपकी सैलरी 35 से 40 हज़ार तक ही पहुंच पाती है 5 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद। जबकि डिज़ाइन के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आप वहाँ पे 2 साल का भी एक्सपीरियंस ले लेते हो तो आप हमेशा 40 to 50% का आप इंक्रीमेंट दिखा सकते हो, जिसकी वजह से आपको अच्छा हाइक मिल जाता है। मतलब अगर ऑन एन एवरेज 5 साल के बाद हम एक्सपीरियंस 5 साल के बाद होने के बाद से सैलरी की हम बात करें तो अराउंड 50 से 60 हज़ार तक आपकी सैलरी इंडिया के अंदर पहुंच ही जाती है। अगर आप फॉरेन में कहीं पे अगर लग जाते हो तो वहाँ पे 50-60 का आप 5 टाइम्स कर लो, आप इतना आपको मिलता है। तो डिज़ाइन के अंदर ये काफ़ी अच्छा एडवांटेज है दोस्तों कि यहाँ पे आपको सैलरी का ग्रोथ रेट बहुत अच्छा मिल जाता है। और दूसरी बात ये है कि प्रोडक्शन के अंदर आप 5 साल के बाद से अगर एक्सपीरियंस लेते हो तो ग्रोथ रेट काफ़ी कम होता है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि नए लोग आते रहते हैं, नए लोगों को अच्छे एडवांटेज मिलते रहते हैं, वो नई चीज़ें सीख के वो और अच्छा एफर्ट देने लगते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपके एक तो सैलरी के वेजेस ज़्यादा हैं, और दूसरी चीज़ है कि आप एक ही आदमी का आउटपुट दोगे उतनी ज़्यादा सैलरी के अंदर। जबकि कंपनी सोचेगी कि यार इसको मैं इतनी सैलरी दे रहा हूँ, इसके इतनी सैलरी के अंदर मैं 10 बंदे हायर कर लूँगा। तो ये एक बड़ा मैटर करता है। जबकि डिज़ाइन के अंदर ऐसा चीज़ नहीं है। डिज़ाइन के अंदर ऐसा है कि आप अपने कंसेप्ट को बेचते हो, वहाँ पे आप नई चीज़ें लाते हो तो कंपनी को उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, जिसकी वजह से कंपनियाँ सोचती है कि चलो इस बंदे के ऊपर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये मुझे आउटपुट देगा। तो डिज़ाइन में इसीलिए हमेशा बंदे कम होते हैं और अच्छे पैकेज वाले बंदे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी सैलरी 5 साल के बाद भी अच्छे हाइक पे पहुंचती है, और वो कंपाउंडिंग मोड के बेसिस पे बढ़ती रहती है। मतलब कि वो 5 साल के बाद वो अगर 50 आ रहा है तो 6वें 7वें साल में जरूरी नहीं है कि 6 लाख 7 लाख पहुंचे, वो 10 लाख भी पहुंच सकता है। उनके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम 5th पॉइंट के बारे में बात करें, जो हमारा इनोवेटिव स्किल। जी हाँ दोस्तों, इनोवेटिव स्किल भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इनोवेटिव स्किल का मतलब ये है कि प्रोडक्शन के अंदर इनोवेटिव चीज़ें कम होती हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि प्री डिफाइंड प्रोसेसेस हैं, जहाँ पे आपको इस मेथड के अंदर ही, इस पूरे फ्रेम के अंदर ही आपको काम करना है। आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचोगे भी तो आप क्या डेवलप करोगे जब नई चीज़ें मार्केट में होंगी ही नहीं तो। जबकि डिज़ाइन के अंदर ऐसा नहीं है कि डिज़ाइन के अंदर आप अपने थॉट को और एक्सपेंड कर सकते हो। अगर मार्केट में कोई चीज़ नहीं है तो आप अपने से कोई नई टेक्नोलॉजी या कोई नई डिज़ाइन प्रोसेस कंपनी के लिए डेवलप करके भी दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमेशा इमेजिनेशन और आपके टेक्निकल स्किल और टेक्निकल एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये भी बहुत अच्छा एडवांटेज मिलता है डिज़ाइन के अंदर कि आप अपने इनोवेटिव स्किल्स को बढ़ा सकते हो। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि हम कैसे जॉब पाएँ। अभी तो हम तक तो हमने ये जाना कि क्यों हमें ज़रूरत पड़ जाती है चेंज करने के लिए। तो अब हम बात करते हैं कि अब हमें चेंज करना ही है तो हमें क्या क्या चीज़ें हैं जिसको बारे में हमें जानने की ज़रूरत है, जिसकी हेल्प से हम अपने जॉब को स्विच कर सकते हैं इजीली। तो दोस्तों इसके बारे में मैंने 2 कैटेगरी बनाई है। इसके अंदर आपको 2 स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी, और 2 स्किल्स के अंदर भी क्या सब स्किल्स है वो भी मैं बताऊंगा। जो पहला स्किल है वो है आपका कोर डिज़ाइन स्किल्स। जी हाँ दोस्तों। और जो दूसरा है आपका प्रोफेशनल एबिलिटी। जी हाँ दोस्तों। तो अब हम देखते हैं कोर डिज़ाइन स्किल्स के अंदर वो क्या क्या अदर स्किल्स हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है। तो दोस्तों जो पहला पॉइंट आता है वो है आपका एटलीस्ट नॉलेज ऑफ 1 CAD सॉफ्टवेयर। जी हाँ दोस्तों, आपको कम से कम एक डिज़ाइन का सॉफ्टवेयर आना जरूरी है कि आप डिज़ाइन में जा रहे हो तो कोई ना कोई तो सॉफ्टवेयर आना चाहिए, जब तो आप जॉब स्विच कर पाओगे। आप कंपनी को क्या दिखाओगे कि आपको कोई तो सॉफ्टवेयर आता होगा जिसके बदौलत आप
आपको एक्सपीरियंस होगा या आपने उस पर काम किया होगा, वो चीज़ आपने सीखा है, तो उसके बेसिस पे आप जॉब ले सकते हो। तो एक सॉफ्टवेयर जरूर सीखो। अगर आप एक से ज़्यादा सीखते हो तो वो आपके लिए अच्छा एडवांटेज है, आप वहाँ पे और अच्छा परफॉर्म कर सकते हो इंटरव्यू के अंदर। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एटलीस्ट 2 सॉफ्टवेयर जरूर सीखो। एक 2D ऑटोकैड के लिए ज़रूर सीखना, और एक 3D सॉफ्टवेयर, कोई सॉल्डवर्क्स हो गया, कैटिया हो गया, क्रियो हो गया, एनएक्स हो गया, तो इनमें से कोई एक सॉफ्टवेयर जरूर सीखना। फिर स्किल्स की बात करते हैं दोस्तों, कोड डिज़ाइन स्किल्स के अंदर है नॉलेज ऑफ इंडस्ट्रियल डिज़ाइन स्टैंडर्ड। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि इंडस्ट्रीज जो भी आप कंपनी में अप्लाई करो, जिस टाइप की कंपनी में है, जिस प्रोफाइल की कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, उनके अंदर क्या चीज़ मैन्युफैक्चरिंग की जाती है और उनके डिज़ाइन के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, वो भी जानने की आपको ज़रूरत है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो शीट मेटल के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो शीट मेटल, जैसे मान लो कि कोई लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उसके अंदर उनके फ्रेम डिज़ाइन होते हैं, तो शीट मेटल के बेसिस पे, या प्लास्टिक इंडस्ट्री के अंदर हम बात करें, उनके बॉक्सेस अगर हमें बनाने होते हैं, उनके आउटर बॉडी डिज़ाइन करनी होती है, तो उनका क्या स्टैंडर्ड है जो हर एक कंपनी के अंदर फॉलो होता है। सपोज करो कि कोई एलसीडी का साइज़ है, ठीक है, उस एलसीडी के साइज़ का, उस एलसीडी का क्या स्टैंडर्ड साइज़ होगा जो हर एक लैपटॉप के अंदर वो फिट हो जाए। तो इस टाइप के स्टैंडर्ड को भी नॉलेज करने की ज़रूरत है। अब आपको सोचोगे कि यार ये तो काफ़ी क्लासिफाइड चीज़ है, इसके अंदर हम कैसे पता करें? तो सिंपल सा तरीका है, आप जिस कंपनी के अंदर आप अप्लाई करो, वहाँ के कंपनी के प्रोफाइल के बारे में चेक करो कि किस टाइप के डिज़ाइन के ऊपर काम करती है, किस टाइप के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है, उनके प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड को मार्केट के अदर कंपनीज के स्टैंडर्ड के साथ इवेलुएट करो। जैसे मान लो कि पिस्टन्स है, मान लो सिंगल सिलेंडर पिस्टन का जो डायमीटर होता है, क्या होता है, जो किसी भी सिलेंडर के अंदर फिट हो जाए। अब वही पिस्टन अलग अलग टाइप की कंपनियां बनाएंगी, तो जरूरी नहीं कि अलग अलग डायमीटर का बनाएंगी, वो एक ही डायमीटर का बनाएंगी जो सभी सिलेंडर के अंदर फिट हो सके। तो इस टाइप के स्टैंडर्ड आप डिज़ाइन के बारे में जानने की कोशिश करना है आप। अब हम बात करते हैं दोस्तों फास्ट रीडिंग स्किल, फास्ट ड्राइंग रीडिंग स्किल। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है कि सपोज आपके पास कोई ड्राइंग आया, तो आप कितनी जल्दी उसको रीड करते हो, कैसे उसके डायमेंशंस को जस्टिफाई करते हो, और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर मेंशन है वो कैसे पता लगाते हो, कितनी जल्दी आप लगा सकते हो, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तभी आएगा जब आप प्रोडक्शन के टाइम पे, जब आपको भी ड्राइंग मिलती होंगी प्रोडक्शन के टाइम पे, तो आप कितनी जल्दी उस चीज़ से लर्न करते हो, ये बहुत हेल्प करेगा आपके लिए। और मोस्टली मुझे पता है कि जो प्रोडक्शन में पहले से काम करते हैं उनको ड्राइंग पढ़ना ज़रूर आता होगा, तो इस चीज़ पे आपको थोड़ा सा और अच्छे से फोकस करना है ताकि आप अच्छे से परफॉर्म कर सको। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों नॉलेज ऑफ स्टैंडर्ड मैकेनिकल डिज़ाइन प्रोसेस। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि स्टैंडर्ड मैकेनिकल डिज़ाइंस के बारे में हम बात करें, जो आप पहले से कॉलेज टाइम में पढ़े हुए हो, अगर आप फ्रेशर हो, या फिर अगर आपने प्रोडक्शन के टाइम पे वो चीज़ें नहीं जाना है, तो थोड़ा सा मैं हिंट देना चाहूँगा। जैसे डिज़ाइन ऑफ गियर हो गया, डिज़ाइन ऑफ कैम प्रोफाइल होगी, डिज़ाइन ऑफ बॉयलर एंड हीट एक्सचेंजर्स हो गए हैं, तो इस टाइप के डिज़ाइंस के बारे में भी आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ये आप तब पढ़ोगे जब आप कहीं किसी कंपनी में अप्लाई करोगे, तो वहाँ पे किस टाइप की कंपनी की प्रोफाइल है उसके बेसिस पे डिपेंड करता है, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। अब गियर ऑफ डिज़ाइन की हम बात करें तो बहुत सारे गियर्स के टाइप्स हैं, उनके क्या गियर के स्टैंडर्ड हैं, क्या नॉमेनक्लेचर है। अब उसके बारे में पढ़ने आप बैठोगे तो इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप हर एक चीज़ें पढ़ पाओ, और इस टाइम पे जब आप जॉब करने लगते हो तो वो स्टूडेंट वाली माइंड नहीं रहती है कि हर एक चीज़ आप दिमाग में फिट कर पाओ। तो बेटर ये है कि आप जिस जॉब के लिए अप्लाई करो तो वहाँ के कंपनी के प्रोफाइल के बारे में देखो। जैसे कोई बॉयलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि बॉयलर डिज़ाइन के लिए क्या स्टैंडर्ड है, क्या कैलकुलेशंस फॉलो किए जाने चाहिए, जिससे आप इजीली वहाँ पे इंटरव्यू के टाइम में उनको बता सको, उनको लगे कि हाँ आपको डिज़ाइन ऑफ बॉयलर के बारे में अच्छी नॉलेज है। बात करते हैं दोस्तों मस्ट हैव नॉलेज ऑफ बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग नॉलेज। जी हाँ दोस्तों, बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग का मतलब ये है कि जो आप फर्स्ट ईयर के टाइम पे जो ईडी की बुक आती थी उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती थी, जैसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस क्या है, ड्राइंग रीडिंग कैसे करते हैं, टाइप्स ऑफ शीट क्या होती हैं, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो कुछ मैं हिंट देना चाहूँगा जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने अपने वेबसाइट के ऊपर डाल रखा है कि क्या क्या चीज़ें बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर आती हैं जो आपके लिए ज़रूरी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहाँ से आप चेकआउट करके उसको पढ़ सकते हो आप। तो जैसे लिमिट हो गया, फिट हो गया, टॉलरेंस हो गया, टाइप्स ऑफ टॉलरेंसिंग मेथड हो गए, GD NT आपको पढ़ाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ज्योमेट्री डायमेंशन एंड टॉलरेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप डिज़ाइन में जा रहे हो तो।
तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। सारे डिटेल मैंने वेबसाइट पे डाला है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। अब लास्ट है कोर डिज़ाइन स्किल्स के अंदर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा इसके ऊपर फोकस करता हूँ, वो है आपका स्टैंडर्ड मटेरियल ग्रेड। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी आप कंपनी में काम करते हो और कोई भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग किया है, वहाँ पे डिज़ाइन तो होता होगा, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कुछ मटेरियल तो यूज़ होता होगा। वो कौन से मटेरियल होते हैं, उनके क्या स्टैंडर्ड्स हैं, वो भी आपको जानने की ज़रूरत है। क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में आप जब डिज़ाइन करोगे तो आपको शीट पे मेंशन करना पड़ता है कि जो आपने डिज़ाइन बनाया किस मटेरियल का यूज़ किया गया है। अब आयरन है, आयरन में तो हज़ारों तरीके के आयरन होते हैं, आयरन का कौन सा स्टैंडर्ड यूज़ किया गया है, माइल्ड स्टील यूज़ किया गया, स्टेनलेस स्टील यूज़ किया गया है। अब स्टेनलेस स्टील के अंदर कौन से ग्रेड का स्टेनलेस स्टील यूज़ किया गया है, किस प्रॉपर्टी का यूज़ किया गया है, जैसे SS 301, 304, 304L कौन सा यूज़ किया गया, ये भी आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अब ये कितने तरीके के मटेरियल के स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो आप कैसे पता करोगे, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो दोस्तों। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप इसके बारे में लर्न कर ले तो मटेरियल के बारे में, तो आपको जॉब स्विच करने में और भी आसानी होगी। दूसरा जो है हमारा दोस्तों प्रोफेशनल एबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, उसके अंदर जो पहला हमारा कम्युनिकेशन टू वेंडर। जी हाँ दोस्तों, ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको वेंडर से कैसे कम्युनिकेट करना है। लेकिन मुझे बिलीव है कि जो प्रोडक्शन में पहले से जॉब कर चुके हैं उनको एक्सपीरियंस होगा कि वेंडर से कैसे इंटरेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रोल चेंज हो जाता है जब आप डिज़ाइन के रोल पे जाते हो, तो वेंडर से थोड़ा सा रोल यहाँ पे इसलिए चेंज होगा क्योंकि जब प्रोडक्शन के टाइम पे आते हैं तो प्रोडक्शन के टाइम में बस आप प्रोडक्शन के लिए उसको इंस्ट्रक्ट करते थे वेंडर को, आप प्रोडक्शन के लिए ही अपडेशन देते थे उस टाइम पे। जबकि डिज़ाइन के टर्म्स में क्या होगा, आप डिज़ाइन इंजीनियर के रोल पे रहोगे और तब आपको वेंडर से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों कि वहाँ पे एज अ डिज़ाइनर की तरह आपको उसको गाइड करना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि उसको पहले से मैन्युफैक्चरिंग से पहले ही उसको किस तरीके का डिज़ाइन अडॉप्ट करना चाहिए जिससे प्रोडक्शन एग्जैक्ट 100% निकले। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। दूसरे स्किल्स की बात करते हैं दोस्तों, जो प्रोफेशनल एबिलिटी के अंदर आता है, वो है एबिलिटी टू मैनेज क्वालिटी, प्रोडक्शन एंड डिज़ाइन साइमल्टेनियसली। मतलब कि आप डिज़ाइन के लिए हो तो आपको क्वालिटी को भी मैनेज करना पड़ेगा और प्रोडक्शन को भी मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप प्रोडक्शन में पहले से काम करते हो तो आपको अच्छा खासा नॉलेज होगा कि प्रोडक्शन के अंदर कैसे मैनेज करना है। बस आपको थोड़ा सा क्वालिटी के अंदर मैनेज करना पड़ेगा, तो क्वालिटी डिपार्टमेंट को भी कैसे मैनेज करना है। कि एक डिज़ाइनर बहुत ही बड़ा रोल होता है डिज़ाइन इंजीनियर का, जो हर एक चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के ऊपर होती है। क्योंकि अगर उसने एक चीज़ें गलत बना दी तो वो प्रोडक्शन भी ख़राब होगा और क्वालिटी भी ख़राब होगा। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट जो है मस्ट बी अ गुड लर्नर। जी हाँ दोस्तों, आपको एक अच्छा लर्नर होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको हर दिन नई चीज़ें सीखनी है, हर टाइम आपको मार्केट के साथ नई टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट करना पड़ेगा। तो आपको ऐसा नहीं हो कि कंपनी आपको बोले कि भाई आपको कुछ सीखना है तो आप ज़रूर सीखो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपनी आपको बोले, आप कंपनी को बताओगे कि मुझे ये चीज़ें आती है, मैंने ये चीज़ें सीखी है। अब उस चीज़ों को आपको कैसे इंप्लीमेंट करना है आप कंपनी को बताओगे। तो आपके पास एक लर्निंग की एबिलिटी होनी चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहने पड़ेगी, हमेशा नए सॉफ्टवेयर सीखते रहने पड़ेंगे, सॉफ्टवेयर के साथ अपडेट रहना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों डिज़ाइनर के लिए। जो आज के टाइम में एग्जिस्टिंग जो डिज़ाइनर है, जो कोर डिज़ाइनिंग में शुरुआत से फ्रेशर के टाइम से ही जॉब करते हैं, वो लोग भी ये चीज़ों को मिस करते हैं। क्योंकि वो क्या करते हैं कि एक सॉफ्टवेयर सीख लिया, 2 सॉफ्टवेयर सीख लिया या 5 सॉफ्टवेयर सीख लिया, लेकिन वो सालों साल उसी स्किल के ऊपर काम करते रहेंगे। ना तो वो उसके ऊपर अपडेट करेंगे खुद को, ना ही उससे आगे बढ़ेंगे। वो 2010 वर्जन पे काम करे तो 5 साल तक 10 पे ही काम करेंगे। वो 20 को नहीं देखेंगे 20 के अंदर क्या नई चीज़ें आई हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है। जो लास्ट पॉइंट है वो है हमारा दोस्तों क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटी। आपके पास ये क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। मतलब कि आप जब कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन करो तो आपके पास एक क्रिएटिव माइंड होना चाहिए कि इसके अंदर क्या नई चीज़ें कर सकते हो, क्या इनोवेटिव चीज़ें कर सकते हो। अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करके उसको कम कॉस्ट में अच्छी डिलीवरी दे सकते हो। तो इस टाइप की क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे डिज़ाइनर बन पाओगे। क्योंकि जब आप डिज़ाइन इंजीनियर के लिए इंटरव्यू देने जाते हो तो इंटरव्यू आपके अंदर यही देखता है कि आपका माइंड कितना क्रिएटिव है, कितना स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन पावर है दोस्तों। तो इसके ऊपर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्या हमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। तो सिंपल सी बात है, आप प्रोडक्शन से डिज़ाइन में जाते हो तो प्रोडक्शन के अंदर कुछ ना कुछ साल, 2 साल, 6 महीने या
समथिंग कुछ भी एक्सपीरियंस जरूर होगा जब भी आप प्रोडक्शन से डिज़ाइन में स्विच कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे बात ये आती है कि जब आप प्रोडक्शन से डिज़ाइन में जाते हो तो डिज़ाइन इंजीनियर के लिए आप फ्रेशर कंसीडर किए जाते हो। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका पिछला एक्सपीरियंस वो नल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक ट्रिक देना चाहूँगा कि इंटरव्यू के टाइम में आप इंटरव्यूअर को ऐसे रिप्रेजेंट करो ताकि उसको लगे कि आपने प्रोडक्शन के साथ साथ डिज़ाइन में भी थोड़ा बहुत काम किया है। मतलब आप उसको ऐसे बताओ कि आपने डिज़ाइन डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट करके उनके डिज़ाइन प्रिपरेशन में आपने उनको मदद की और फिर उसके साथ उस डिज़ाइन को लेके आपने प्रोडक्शन करवाया। तो उससे ये लगेगा इंटरव्यूअर को कि आपने सच में डिज़ाइन के ऊपर काम किया और आपको अच्छा एक्सपीरियंस भी है। और फिर बाद में आपने सॉफ्टवेयर सीखा और सॉफ्टवेयर सीखने के बाद से आप अच्छे से डिज़ाइन भी बनाने लगे। तो इस तरीके से वो आपको फ्रेशर कंसीडर नहीं करेगी, आपको एक्सपीरियंस कंसीडर करेगी। तो दोस्तों ये थी सारी चीज़ें, हाउ टू स्विच जॉब फ्रॉम प्रोडक्शन इंजीनियरिंग टू डिज़ाइन इंजीनियरिंग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिला होगा और आप अपने करियर को ग्रो जरूर करोगे। आप सच में प्रोडक्शन से डिज़ाइन में जाना चाहते हो तो जितने भी मैंने मेथड बताए उसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करो, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं फर्दर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा। और दोस्तों इस वीडियो के ऊपर मैंने जो आर्टिकल लिख रखा है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। और आपसे मैं एक फेवर चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आपको कोई भी नॉलेज लेनी हो किसी भी टॉपिक के ऊपर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर सीखना हो, कोई कैड सॉफ्टवेयर सीखना हो तो उसके लिए भी हमें आप ईमेल कर सकते हैं। मैंने ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है जिसके ऊपर मैं आपको कोचिंग प्रोवाइड करूंगा और कंप्लीट डिटेल आपको ईमेल के ऊपर शेयर करूंगा मैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। जल्द ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।